स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को। डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन को क्यों पड़ती है, इसका क्या पर्पस होता है, इसका गोल क्या होता है, यह हम इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे। अगस्त में फर्स्ट वीक में जब इंडिया का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था पर्सनल डेटा के लिए, तो तब मैंने इंग्लिश वर्जन में ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाल दिया था। बहुत अच्छा रिस्पांस था, इसीलिए मैं अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए अब ये हिंदी में वीडियो रीशूट कर रहा हूँ, और जिसमें मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड करूँगा ये समझने में कि डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, और जब ऐसे डेटा प्रोटेक्शन लॉज आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज़रूरत पड़ती है डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की। तो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक फ्रेमवर्क है, एक सेट ऑफ एक सेट है बोल सकते हैं, जिसमें कुछ प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़ होती हैं, सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोसेसेस, कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ टीम्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो मिलकर ये डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाती हैं। इसका प्राइमरी गोल डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब भी पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ का, यूज़र्स का, तो उसको किस तरीके से रिस्पॉन्सिबली हैंडल करे, सिक्योरली उसको स्टोर करे, और कैसे कंप्लायंट रहे इन लॉज के साथ, इन रेगुलेशंस के साथ। बिकॉज अगर आप इन लॉज और इन रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंट नहीं रहेंगे, तो वो कंट्री आपको, उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको बिज़नेस नहीं करने देगी, वहाँ पर आप पे पेनल्टी लग जाएगी। तो जैसे ही डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया अगस्त में इंडिया का, वैसे ही उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की अहमियत और बढ़ गई। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंडिया में बिज़नेस कर रही हैं, जो भी कोई स्टार्टअप्स थे जो पहले इन चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देते थे कि वो पर्सनल डेटा अगर कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, इन चीज़ों पर कुछ ध्यान नहीं देते थे, अब वो भी ध्यान देंगे। अब उनको भी ऐसे डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो पेनल्टी से बच सकते हैं फिर। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट हैं स्क्रीन पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मिलकर बनाते हैं इस डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को। प्रोसेसेस हैं, कुछ कुछ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ टीम्स हैं, कुछ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स हैं। ये 4 मेन कंपोनेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये 4 मेन कंपोनेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में के बिल्डिंग में काम में आते हैं, बट टू बिल्ड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, टू गिव यू अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, मैं सिर्फ ये 4 कंपोनेंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो पहला कंपोनेंट जो कि पिया एंड डीपीआई प्रोसेसेस, तो प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस, दिस स्टैंड्स फॉर पिया। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेसेस, दिस स्टैंड्स फॉर डीपीआर। अब ये दो प्रोसेसेस इन प्लेस होते हैं, ये दो प्रोसेसेस एक कंपोनेंट होते हैं जो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट होते हैं। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है और जिसका फोकस रहता है कि इंडिविजुअल के राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। जब भी एक इंडिविजुअल के, एक एम्प्लॉय के, एक यूज़र के, एक सिटीज़न का डेटा ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है और उसको किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करती है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल के कुछ कुछ राइट्स और फ्रीडम्स हैं, उनको उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट का मेन फोकस होता है कि ये इंडिविजुअल के राइट और फ्रीडम को बचा के रखे। उदाहरण अगर आपको देता दूँ तो मान लीजिए अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो सिटीजन्स का, यूज़र्स का या एम्प्लॉयज़ का डेटा, पर्सनल डेटा उठा रहा है। अब पर्सनल डेटा की कैटेगरी में क्या कहा जाता है? फ़ोन नंबर, नाम, आधार नंबर, पैन नंबर, कोई भी ऐसा डेटा एलिमेंट जिसको लेकर आइडेंटिफाई किया जाता है एक इंडिविजुअल को। एनी डेटा एलिमेंट दैट मेक्स अ इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल, ऐसा डेटा एलिमेंट पर्सनल डेटा के अंदर फॉल हो जाता है। और भी कुछ स्पेशल कैटेगरी का पर्सनल डेटा होता है, जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैन्स, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सनल डेटा में आ जाते हैं। तो जब भी ऐसा पर्सनल डेटा कलेक्ट होता है और अगर आपने एक इंडिविजुअल को ये राइट नहीं दी है, राइट टू बी फॉरगॉटन, तो आप इंडिविजुअल के प्राइवेसी के साथ खेल रहे हैं, उसके फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं।
तो आप अगर एक कंपनी हैं, आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया यूज़र का, लेकिन आप उसको राइट टू फॉरगॉटन नहीं दे रहे हैं। उदाहरण समझ लिए फेसबुक है, फेसबुक ने यूज़र्स को अलाउ किया है वो उनकी सर्विस यूज़ करें, उस पर प्रोफाइल बनाएं, अपना पर्सनल डेटा दें। फेसबुक ने उनको कलेक्ट किया, लेकिन राइट टू फॉरगॉटन नाम का फीचर अपने वेबसाइट पे अपने प्रोफाइल में नहीं प्रोवाइड किया। तो फेसबुक यूज़र की फ्रीडम के साथ खेल रहा है। यूज़र को, इंडिविजुअल को ये राइट होनी चाहिए कि अगर वो राइट टू फॉरगॉटन बटन दबाता है, रिक्वेस्ट सबमिट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस इंडिविजुअल का सारा पर्सनल डेटा डिलीट कर देना चाहिए अपने सर्वर्स से। तो ये एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात आ गई। तो इस प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस का ये एक मकसद होगा कि वो ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के, जिनको प्रोटेक्ट करके रखें और मेक श्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे राइट्स और फ्रीडम्स को रिस्पेक्ट कर रही है। वैसे ही डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट का मेन फोकस क्या होगा, मेन गोल क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लॉज हैं डेटा प्रोटेक्शन के, अगर यूरोपियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर यूरोप में बिजनेस कर रही है, तो वहाँ का GDPR जो कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है, वहाँ का लॉ है पर्सनल डेटा अपने सिटीजन्स का प्रोटेक्ट करने का, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंट है कि नहीं, तो उसको कंप्लायंट बनाया जाए। तो ये प्रोसेस में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगी इन लॉज के साथ कंप्लायंट रहने में और पेनल्टी से बचने में। तो ये दो प्रोसेसेस हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर। दूसरा आ जाता है DPMS सॉफ्टवेयर, जो कि डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल जो इन प्रोसेसेस को चलाने में हेल्प करे, जो इन प्रोसेसेस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उनको स्टोर कर सके। अगर कोई रिस्क एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफ डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक स्कैन, हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सनल डेटा है कि इंडिविजुअल का, अगर ये कलेक्ट किया जाता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ये पर्सनल स्पेशल कैटेगरी का डेटा उठा रही है। तो ऐसे रिस्क को फिर अपने रिस्क रजिस्टर में रखना, फिर डेटा प्राइवेसी टीम को हेल्प करना कि वो इन सारे प्रोसेसेस को सिक्योरली रन कर पाए, एफिशिएंटली रन कर पाए, ये सारा काम डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का होता है, इस टूल का होता है। हम थोड़ा सा और डिस्कस डिटेल में समझेंगे इस बात को नेक्स्ट स्लाइड्स पर एक एग्जांपल के द्वारा कि DPMS टूल काम कैसे करता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। डेटा प्राइवेसी टीम विच कंसिस्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड सेवरल डेटा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर, इसको अगर एक उदाहरण के साथ समझें तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक MNC है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जो मान लीजिए US बेस्ड है, उनके हेडक्वार्टर्स US में है, लेकिन उनके बिजनेस, उनके ऑफिसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सब जगह। तो मेन हेडक्वार्टर में वो एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉमिनेट करेंगे। वो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को सेवरल डेटा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर्स रिपोर्ट करेंगे। तो एक डेटा प्राइवेसी टीम मेन ड्राइवर होती है डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने का, इम्प्लीमेंट करने का और रन करने का। डेटा प्राइवेसी की टीम मोस्टली कंसिस्ट करेगी लॉयर्स को, एज इन डेटा प्राइवेसी टीम में मोस्टली लॉयर्स एज ए मेंबर होंगे इस टीम के, बिकॉज लॉयर्स लॉज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं एंड देयर इज़ अ सेइंग, इफ़ यू आर नॉट अ लॉयर यू आर नॉट अ लॉयर। तो जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, एक लॉयर उसको अच्छे से समझता है। इसलिए डेटा प्राइवेसी टीम में लॉयर्स होने बहुत ज़रूरी होते हैं और मोस्टली डेटा प्राइवेसी टीम में लॉयर्स ही होते हैं। और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एक होगा हेडक्वार्टर्स में, डेटा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर्स सेवरल होंगे अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग ऑफिसेस, अलग अलग लोकेशंस में। तो अगर इंडिया में कोई डेटा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर है तो उसका जिम्मेदारी होगा कि वो अपने लोकेशन को, अपने ऑफिस को इंडिया के जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उसके अंतर्गत कंप्लायंट रखे, उसके अंतर्गत देखे कि जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको रिस्पेक्ट कर रही हैं, उस लॉज को, उस रेगुलेशन को। वैसे ही चाइना में अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर है तो वहाँ के लॉज को देखेगा और अकॉर्डिंगली डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को हेल्प करेगा इस पूरे डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी में। थोड़ा सा हम एग्जांपल कैसे समझेंगे आगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका मकसद क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना, अवेयर बनाना कि पर्सनल डेटा क्या है, पर्सनल डेटा कैटेगरी में कौन सा डेटा फॉल होता है। जब भी कोई प्रोजेक्ट है जो पर्सनल डेटा कलेक्ट कर रहा है एम्प्लॉयज़ का, पार्टनर्स का या सिटीजन्स का, तो उस प्रोजेक्ट को डेटा प्राइवेसी टीम से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। और
क्या क्या डेटा कलेक्ट होता है ये सब बताना ज़रूरी है। अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है, पर्सनल डेटा की ब्रीच हो जाती है, तो किसको रिपोर्ट करें, कौन सी सिक्योरिटी टीम को रीच आउट करें, कैसे डेटा प्राइवेसी टीम को रीच आउट करें, ये सारी चीज़ों को ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और फिर अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लॉज हैं, ये सबको, ऐसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेनिंग कैंपेन्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करेंगे इन सारी चीज़ों पर। और एम्प्लॉयज़ का इन सारी चीज़ों पर अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रोसेस को समझेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट का फोकस होता है इंडिविजुअल राइट एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फोकस करता है डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस पर। ये दोनों प्रोसेसेस कैसे चलाती है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे डेटा प्राइवेसी टीम इनको चलाती है। तो इन दोनों प्रोसेसेस में कुछ ऐसे क्वेश्चनर्स होंगे जो प्रोजेक्ट्स से पूछे जाएंगे। ये पूरी कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बट मैंने ये 12 क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली है GDPR की वेबसाइट से। एक्चुअल लिस्ट और लंबी है, बट टू गिव यू अ जनरल अंडरस्टैंडिंग मैं सिर्फ ये 10-12 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट का पार्ट हैं, है ना, और आपका प्रोजेक्ट समझ लिया, आप मार्केटिंग टीम में हैं, आपकी कंपनी कुछ आप कंपनी में मार्केटिंग टीम में हो और आप एम्प्लॉयज़ का या फिर यूज़र्स का या जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनका पर्सनल डेटा उठा रहे हो। पर्सनल डेटा यानी कि फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ऐसी कुछ चीज़ें उठा रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो, उनको प्रोसेस कर रहे हो, मे बी अपने प्रोडक्ट्स अच्छे करने के लिए, या मे बी उनको अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए, या फिर कस्टमर बेस, स्पेशल कस्टमर बेस को टारगेट करने के लिए। ऐसा कुछ आपकी प्रोजेक्ट ऐसी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ कर रहा है पर्सनल डेटा उठाकर। तो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर PIA और DPIA असेसमेंट जो प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी डेटा प्राइवेसी टीम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप डेटा प्राइवेसी टीम को फिर रीच आउट करोगे। कैसे रीच आउट करोगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक प्रोसेस होगा। या तो आप टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए रीच आउट करोगे, डेटा प्राइवेसी टीम के लिए टिकट लॉग करोगे, या फिर आप कोई ईमेल कम्युनिकेशन इनिशिएट करोगे, या कोई और भी चैनल होगा, मे बी इंटरनेट कम्युनिटी के ज़रिए आप उनको रीच आउट करोगे। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन डेटा प्राइवेसी टीम को रीच आउट करना आपका पहला स्टेप होगा। जैसे आपने डेटा प्राइवेसी टीम को रीच आउट किया, डेटा प्राइवेसी टीम DPMS सॉफ्टवेयर जो है इसमें आपके प्रोजेक्ट की एंट्री क्रिएट करेगी। सब मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट का नाम है मार्केटिंग प्रोजेक्ट, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट, तो इसमें एंट्री क्रिएट करेगी और इसमें आपसे पूछेगी कि आप कौन से कंट्री में ये प्रोजेक्ट रन करने वाले हो। अगर आप यूरोप में रन करने वाले हो तो वो GDPR नाम की असेसमेंट आपके प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करेगी और आपको ये असेसमेंट जनरेट करके देगी। अब इस असेसमेंट में क्या क्वेश्चंस होंगे, तो आपकी टीम के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए ऐसा एक फॉर्म आएगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस भरने ज़रूरी होंगे। जैसा मैंने पहले बताया, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, क्वेश्चंस एक्चुअल में और बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ सैम्पल है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको पर्पस बताना पड़ेगा, लीगल बेसिस बताना पड़ेगा कि आप क्यों ये पर्सनल डेटा उठा रहे हो, इससे क्या होने वाला है, क्या आपका प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। डेटा कलेक्शन, कि आप किस टाइप का पर्सनल डेटा उठा रहे हो, क्या आप जनरल कैटेगरी का जो पर्सनल डेटा है जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ऐसा उठा रहे हो, या आप कोई स्पेशल कैटेगरी का पर्सनल डेटा जैसे कि मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, या इंडिविजुअल का ड्रग टेस्ट का डेटा, या ऐसा कुछ भी उठाने वाले हो, या बायोमेट्रिक स्कैन का डेटा, रेटिना स्कैन का डेटा, ऐसा भी कुछ उठाने वाले हो कस्टमर्स का। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्या ये डेटा ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग में यूज़ होगा, क्या कोई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन दिस डेटा। मान लीजिए अगर आप इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा उठा रहे हैं, पर्सनल डेटा, और उसके बेसिस पे आपकी अगर कंट्रोलिंग की टीम है और वो ऑटोमेटिक अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए हायरिंग और फायरिंग का कुछ डिसीजन मेक करने वाली है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, तो ये एक थोड़ा सा रिस्क बेस्ड डिसीजन हो जाता है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या कोई बैंक है जो अपने यूज़र्स का या क्रेडिट कार्ड या लोन एप्लीकेंट्स का डेटा, पर्सनल डेटा उठा रहा है और कोई एक सॉफ्टवेयर को फीड कर रहा है ये डेटा, और वो सॉफ्टवेयर अपने एनालिसिस के ज़रिए ऑटोमेटिकली किसी की लोन एप्लीकेशन अप्रूव कर रहा है, किसी की रिजेक्ट कर रहा है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये एक ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग हो जाता है।
जो कि रिस्की माना जाता है, जो कि एक नॉन एथिकल माना जाता है कि एक सॉफ्टवेयर डिसाइड कर रहा है एक ह्यूमन के लिए कि उसको लोन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, उसको क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो टूल आपको सिर्फ एक हेल्प करना चाहिए, एंड डिसीजन ह्यूमंस नहीं लेना चाहिए, ऐसा एथिकली राइट माना जाता है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ रिस्पॉन्स है तो ये भी आपको देना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनर में डेटा प्राइवेसी टीम को। डेटा शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र, क्या डेटा किसी थर्ड पार्टीज़ के साथ शेयर करने वाले हैं आप, क्या इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स इन्वॉल्व हैं, क्या आप डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजने वाले हो, ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेंगी। डेटा रिटेंशन की पॉलिसी क्या है, कब तक आप डेटा स्टोर करने वाले हो। तो ये जो 4 कैटेगरी में ऊपर की आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किया, अगर आप इनको देखो तो ये मोर ऑफ दीज कैटेगरीज आर फोकस्ड ऑन DPI प्रोसेस, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। ये मोर फोकस कर रही हैं इस चीज़ पर कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रहे हो GDPR के साथ या नहीं। अब नीचे की जो 5वीं कैटेगरी का आप ये डेटा देखोगे, इंडिविजुअल राइट्स, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ विल डेटा सब्जेक्ट्स बी इन्फॉर्म्ड। क्या आप इन्फॉर्म करने वाले हो यूज़र्स को, आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर हाँ तो कैसे इन्फॉर्म कर रहे हो। क्या आप उनको राइट्स दे रहे हो, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी इरेजर, क्या आप उनको ऐसी राइट्स दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। ये अगर आप देखोगे तो ये मोर ऑफ क्वेश्चन लगता है PI असेसमेंट, प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस का, जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम पर। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रोसेसेस में, इन असेसमेंट्स के ज़रिए जो डेटा प्राइवेसी टीम आपके प्रोजेक्ट को देगी। आपको वो सारे फिल करने होंगे, आप उनको फिल करोगे, आप उनको मैनुअली एक फॉर्म में टाइप करके नहीं दोगे, उसके लिए होते हैं ये डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। तो ये कुछ वेंडर्स हैं जो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और भी वेंडर्स हैं। इनमें से OneTrust प्राइवेसी एंड डेटा गवर्नेंस सॉफ्टवेयर है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस पर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, इसलिए ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। और इसमें फ्रंट एंड कंसोल हर एक सॉफ्टवेयर का अलग हो सकता है, लेकिन बेसिक डिज़ाइन पीछे का वर्किंग सेम होता है। तो अगर हम वही एग्जाम्पल को फिर से लें कि अगर आप मार्केटिंग टीम में हो, आप पर्सनल डेटा उठा रहे हो अपने कस्टमर्स का कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो आप सबसे पहले डेटा प्राइवेसी टीम को रीच आउट करोगे, ईमेल, इंट्रानेट या फिर टिकटिंग सिस्टम के ज़रिए। फिर डेटा प्राइवेसी टीम क्या करेगी, वो ऐसे ये सॉफ्टवेयर में जाके आपके प्रोजेक्ट के लिए एंट्री क्रिएट करेगी, बेस्ड ऑन कौन से लोकेशन में आप डेटा प्रोसेस करने वाले हो, उसके रिलेटेड असेसमेंट चूज़ करेगी आपके लिए। असेसमेंट क्या होता है, ये एक फॉर्म मिलेगा आपको, जो जिसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी होंगी, टाइप करनी होंगी, टाइप करके आपको सबमिट करनी होंगी। आप सबमिट करोगे, वो कहाँ जाएगा, वो इस टूल में जाएगा, इस टूल में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद डेटा प्राइवेसी टीम आपके असेसमेंट को खोलेगी, आपके रिस्पॉन्सेस को स्टडी करेगी, अकॉर्डिंगली आपको अप्रूव या रिजेक्ट करेगी आपके प्रोजेक्ट को। तो ये जो प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहा है, ये जो रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ों को में हेल्प करता है ये डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अगर देखा जाए तो समझ लीजिए अगर आपके पास डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है और आपकी डेटा प्राइवेसी टीम को ये सारे प्रोजेक्ट्स मैनुअली हैंडल करने पड़ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जहाँ पर पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, कोई ना कोई एक्टिविटी के लिए, कोई ना कोई गोल के लिए। वहाँ पर अगर मैनुअल फॉर्म्स भेजने पड़े ओवर द ईमेल डेटा प्राइवेसी टीम को, उन प्रोजेक्ट्स को, और फिर उनके रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करके और फिर से कहीं पे स्टोर करना, अगर मैनुअली ये सब करना है तो बहुत रिस्क हो जाएगा, बहुत ह्यूमंगस, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। इसीलिए ये डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, ये ऑटोमेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें आप इन यहीं से असेसमेंट जनरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ऑटोमेटिकली ये टूल सारे रिस्पॉन्सेस स्टोर करेगा, अगर और फिर यहाँ से रिव्यू करना, अप्रूव करना, रिजेक्ट करना डेटा प्राइवेसी टीम के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से जैसे आप असेसमेंट फिल करोगे, सबमिट करोगे डेटा प्राइवेसी को, डेटा प्राइवेसी आपके रिस्पॉन्सेस को रिव्यू करेगा और उसके अकॉर्डिंगली अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको समझ में आया होगा कि डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल करती हैं, क्या इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन सी टीम्स, क्या टूल्स लगते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कैसे ये डेटा प्रोटेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम विद इन ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ऑलराइट देन, थैंक यू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलेगा और ऐसे नए साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स आपके सामने लाने का। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आई होप दिस वॉज वर्थ योर टाइम। थैंक यू।